आइए शुरू करते हैं 2021 में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा एक आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? 1 होता है, 0 होता है, अनंत होता है या ऋणात्मक होता है? यह हमारा 0 होता है, तो 1 का बी नंबर 0 सही आंसर है। 2 नंबर पर हम चलते हैं। 2 नंबर पर देखते हैं कि हम 1 वोल्ट से आवेशित 1 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र पर कुल आवेश कितना होगा? 0 होगा, 1 माइक्रोकूलम होगा, 1 कूलम होगा या अनंत होगा। तो इसके लिए हम आंसर एक क्वेश्चन फॉर्मूला जानते हैं, C=Q/V। तो Q/V निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/1 माइक्रोकूलम। देखिए बता देता हूँ मैं कैसे। ये 1 हो गया, 1 वोल्ट। Q का मान कितना दिया हुआ है? 1 माइक्रोफैराड। और यहाँ पर V का मान कितना दिया हुआ? 1 वोल्ट। तो ये पूरी कितना 1 माइक्रोकूलम आंसर हो जाएगा। तो हमारा कितना आंसर हो गया? दूसरा का बी आंसर हो गया। अब तीसरे नंबर को देखते हैं। धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है? समरूप होती है, त्वरित होती है, अपसारित होती है या अवमंदित होती है? तो धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति अवमंदित होती है। धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति अवमंदित होती है। तीसरा नंबर का डी सही है। अभी देखते चलिए और याद करते चलिए। आगे देखते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन को। किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? विद्युत शक्ति का, विद्युत ऊर्जा का, बल आघूर्ण का, विद्युत धारा का। किलोवाट घंटा विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। तो 4 नंबर का ए सही आंसर है। आगे देखते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन को। लेंज का नियम किस चीज का लिया? लेंज का नियम किस संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है? संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है। आवेश के संरक्षण से, द्रव्यमान के संरक्षण से, ऊर्जा के संरक्षण से या संवेग के संरक्षण से? तो लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है। 5वें नंबर का सी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन को। मुक्त आकाश का परावैद्युता का मान होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, 9 × 10⁻19 न्यूटन पर मीटर होता है, या सी नंबर 8.85 × 10⁻12 फैराड पर मीटर होता है, या डी 1.6 × 10⁻9 कूलम होता है। तो यह हमारा सी होता है 8.85 × 10⁻12 फैराड पर मीटर होता है। सी नंबर हमारा सही आंसर है। 6 का सी नंबर हमारा सही आंसर है। आइए हम आगे 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है? 50 माइक्रोफैराड धारिता वाला एक संधारित्र 10 वोल्ट विभव तक आवेशित किया जाता है। तो संधारित्र की ऊर्जा क्या होगी? तो हम ऊर्जा के लिए एक फॉर्मूला जानते हैं, E=12 CV²। तो हमारा ये दिया हुआ C और ये हमारा दिया हुआ V, तो हम निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर 2.5 × 10⁻³ जूल। अगर इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं इसे अलग से बता दूंगा। चलिए आगे देखते हैं। वांटी टी ग्राफ जनरेटर एक मशीन है
जिसके द्वारा उत्पन्न होता है। इसके द्वारा क्या उत्पन्न होता है? उच्च धारा होता है, उच्च वोल्टता होता है, या उच्च धारा एवं उच्च वोल्टता दोनों होता है, केवल अल्प धारा होता है। तो इसके लिए वांडे डी ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जिसके द्वारा क्या होता है उत्पन्न, जिसके द्वारा उच्च वोल्टता उत्पन्न होती है। तो इस ऐसे में 8 का बी सही आंसर है। आगे हम देखते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन को। 9वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? एक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो तो तार के किसी काट से प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो ये इसके लिए हम जानते हैं कि प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6.25 × 10⁻18। तो हमारा 9 का बी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो का कार्य का सिद्धांत किस पर आधारित है? आधारित किस पर है? धारा के उसमें प्रभाव पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, प्रेरित चुंबकत्व पर, या प्रेरित विद्युत पर। इसका 20 नंबर सही आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर को। 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाती है। बड़े बूंद की धारिता होगी 4 माइक्रोफैराड, 25 माइक्रोफैराड, 20 माइक्रोफैराड, 164 माइक्रोफैराड। तो इसका आंसर होता है 20 माइक्रोफैराड। 11 का सी आंसर हो जाएगा। और आप कहेंगे कि ये कैसे हो गया? तो देखिए, बड़े बूंद की जब भी हमें धारिता निकालनी होगी तो मैं इसके लिए आपको एक फॉर्मूला दे देता हूँ। C = छोटे बूंद, ये किस किस के लिए? छोटे बूंदों की संख्या का पावर 1/3 गुने उनकी धारिता। इस आंसर से आप इस फॉर्मूले से आप निकालिए तो देख लीजिएगा कि हमारा 20 माइक्रोफैराड ही आएगा। चलिए अगले 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर अचर रहता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जैसे शीशा से पानी में या वायु से शीशा में जाता है, तो उसमें क्या अचर रहता है जो नहीं बदलता है? आवृत्ति बदलती है या वेग बदलती है, तरंग की लंबाई बदलती है, या आयाम। इसमें क्या नहीं बदलता है? इसमें हमारा आवृत्ति नहीं बदलती है। तो हमारा 12 का ए नंबर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 13 नंबर को। 13 नंबर हमारा क्या कह रहा है? 13 नंबर हमारा कहता है 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है तो उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी? इसका आंसर हो जाएगा ए। सही आंसर हो जाएगा 13 का ए। अगर आप चाहते हैं इसे मैं डिटेल में बताऊं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। 13 नंबर। आगे क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर को। अगर मैं इस डिटेल में बताने लगता हूं तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और आप चाहते हैं अलग से तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर को। प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? प्रतिघात या प्रतिरोध दोनों का मात्रक, प्रतिघात प्रतिरोध दोनों का मात्रक ओम ही होता है। क्या होता है? ओम। कोई कुछ सोचते हैं कि प्रतिरोध अलग है, प्रतिघात, दोनों का मात्रक ओम ही होता है। तो 14 नंबर का भी सही आंसर है। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन को।
यौगिक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाने पर इसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है? अगर यौगिक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ा देते हैं तो इसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है? घटती है, बढ़ती है, शून्य हो जाती है या डी नहीं बदलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ जाती है। लंबाई बढ़ती है तो इसकी आवर्धन क्षमता भी बढ़ जाती है। याद रखिए, लंबाई बढ़े तो बढ़ जाएगी और घटे तो घट जाएगी। सिंपल सा है। 15 नंबर का भी सही आंसर है। चलिए हम आगे 16 नंबर को देखते हैं। 16 नंबर हमारा क्या कह रहा है? एक प्रिज्म है। 16 नंबर में क्या कहता है? एक प्रिज्म से गुजरती प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण I1 है तथा निर्गत कोण I2 है। तो किरण में न्यूनतम विचलन की स्थिति क्या होगी? न्यूनतम विचलन की स्थिति क्या होगी? I1 बराबर I2 होगा, I1 ग्रेटर देन I2 होगा, I1 लेस देन I2 होगा या कोई नहीं होगा। तो यह हमारा आंसर ये हो जाएगा, I1 I2 से बड़ा रहेगा। यहाँ 16 नंबर का भी आंसर सही है। आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? दशमिक संख्या 25 को द्विधारी में लिखने पर उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर 25 का द्विधारी संख्या लिखने पर इसका उत्तर क्या होगा? बी नंबर हो जाएगा, 110। मैं इसे अभी बना के दिखा देता हूँ। देखिए 25 है तो इसे 2 से डिवाइड कीजिए तो ये 12 बार में चल जाएगा, एक तो बड़ा हो जाता है। तो हमारा क्या बच गया? शेष 1 बच गया। फिर इसे 2 बार करते हैं तो ये 6, क्या शेष कुछ नहीं बचा, 0। तो फिर इसे 2 बार में करते हैं तो शेष हमारा कुछ नहीं बचता है, 3। शेष हमारा कुछ नहीं बचता है। फिर हम 2 से करते हैं तो 2, हमारा शेष कितना बच जाता है? 1। 3 यहाँ 1 बच जाएगा तो शेष हमारा कितना बच गया? 1। तो इधर से हमें नीचे की ओर से काउंटिंग करनी है, नीचे से ऊपर जाना है। तो 1 1 0 0 1 1 0 0 1 हमारा आंसर आ गया। समझ गया? आगे देखते हैं हम। तो हमारा 17 नंबर का भी सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर को देखते हैं। यदि एक गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलोम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स है, उसकी सतह पर कितनी होगी विद्युतीय फ्लक्स? उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स हो जाएगी 36 पाई गुने 10 के पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। आगे देखते हैं 19वें नंबर क्वेश्चन को। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? कौन सी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में, किस भाग में? दृश्य भाग में पड़ती है। ब्रैकेट श्रेणी पड़ती है, पासन श्रेणी पड़ती है, लाइमन श्रेणी पड़ती है, ये बामर श्रेणी पड़ती है। तो हमारा बामर श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। तो 19 का डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रकाश किरण के तीखे कोर पर मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश किरण जा रही है और मुड़ जाती है, किसी कोण से होकर मुड़ जाती है तो उसे क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं, ध्रुवन कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं या व्यतिकरण कहते हैं। तो हमारा 20 नंबर का डी सही आंसर हो जाएगा, व्यतिकरण कहते हैं हम। अब चलिए नीचे 21 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। नीचे दिए गए परिपथ खंड में ए और बी की समतुल्य धारिता निकालनी है। हमें यहाँ पर कैपेसिटेंस निकालना है। कैपेसिटेंस पहले हम
इन दोनों को निकाल लेते हैं। ये किस में दिए हुए हैं? पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो पैरेलल के लिए हम जानते हैं कि C1 प्लस C2 होता है। तो हमारा कितना हो जाएगा? 3 + 2 = 5 माइक्रोफैराड। और फिर 5 माइक्रोफैराड हो जाएंगे, 5 माइक्रोफैराड। तो हम इसे सीरीज में जोड़ देंगे, समांतर श्रेणी में। अब श्रृंखलन श्रेणी में इनसे दोनों जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 1/C प्लस 1/C2, 1/C = यहाँ बना देता हूँ इसका आगे का आंसर 1/5 प्लस 1/4। तो ये हमारा आ जाएगा 9/20। ये 1/C है, तो हम इसे C करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 20/9 आंसर। तो हमारा 21 नंबर का हमारा C नंबर सही आंसर है। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे, चुंबक की ज्यामितीय लंबाई AG और चुंबक की लंबाई M में संबंध होता है। संबंध क्या होता है? M/6/5 AG होता है, या भी M = AG होता है। AG AM = 2AG होता है, या AM = 5/6 AG होता है। तो ये हमारा संबंध हो जाता है इन दोनों के बीच हमारा संबंध हो जाता है। इन दोनों के बीच हमारा संबंध हो जाता है, ये देखते हैं। इन दोनों के बीच हमारा संबंध हो जाता है D नंबर। वहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में कंफ्यूजन था, इसमें हमारा संबंध हो जाता है D नंबर। 22 का D नंबर सही है। मुझे दोनों में कंफ्यूजन थी थोड़ी सी, तो इसलिए। अब ये देखिए, अब नीचे क्वेश्चन में देखते हैं। पानी तथा कांच का पूर्णांक क्रमशः 3/2 है और 4/3 है। तो कांच से पानी में जाती हुई प्रकाश किरणें के लिए क्रांतिक कोण क्या होती है? क्रांतिक कोण होती है साइन इनवर्स पानी का अपवर्तनांक बटे कांच का अपवर्तनांक। तो ये हम करेंगे साइन इनवर्स 3/2/4/3। तो ये पलट जाएगा 3/2 × 3/4। तो हमारा आंसर हो जाएगा 9/8। साइन इनवर्स 9/8 आंसर हमारा हो जाएगा 23 का। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन को। 24 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। रंग के द्विक्षित प्रयोग में यदि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य दुगुना कर दिया जाए तो फ्रिज की चौड़ाई क्या होगी? फ्रिज की चौड़ाई बराबर होगी, दोगुनी होगी, आधी होगी, चौथाई होगी। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा, यह आधी हो जाएगी। एक द्विक्षित प्रयोग में प्रकाश का तरंग दोगुना कर दिया जाए तो फ्रिज की चौड़ाई क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। 24 का C नंबर सही है। आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन को। एक उत्तल लेंस से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का 3 गुना आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? 72 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर या 48 सेंटीमीटर। तो यह होगी 36 सेंटीमीटर। 25 का B सही आंसर है। हम 26 नंबर को
हम 26 नंबर को देखते हैं। श्रेणीबद्ध LCR परिपथ में अनुनाद होने की आवश्यक शर्त क्या है? श्रेणी में परिपथ में अनुनाद होने की आवश्यक शर्त क्या है? ए है, बी है, सी है या डी है? इनमें से कोई नहीं। इसका हमारा हो जाएगा ए नंबर, सही हो जाएगा। इसे आप याद करते चलिए, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक क्वेश्चंस हैं जो बिहार बोर्ड द्वारा प्रकाशित किए गए हैं। आज 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक परिपथ के प्रतिवर्ती धारा का व्यंजक I = 50 cos 100 पाई टी है। इस प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति क्या होगी? इस प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति हो जाएगी 50 हर्ट्ज आवृत्ति हो जाएगी। बूस्टर का नियम है, बूस्टर का नियम कौन सा है? म्यू = sin IP, B = IP T, म्यू = 10 IP, म्यू = 10² IP। तो हमारा सी हो जाएगा म्यू = 10 IP। बूस्टर का नियम से संबंधित होता है, यही बूस्टर का नियम है। आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन को। 29 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, बीक्षय उत्पन्न करता है। बीक्षय कौन सा उत्पन्न करता है? ए संभारिक, समस्थानिक, आइसोटोन्स या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें बीक्षय समस्थानिक उत्पन्न करता है। तो हमारा 29 का बी नंबर सही है। 30 देखते हैं। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? एक्स किरण का सबसे कम होता है, एक्स किरण का, रेडियो तरंग का, गामा किरण का या टेलीविजन तरंग का? तो यह सबसे कम तरंगदैर्घ्य गामा किरण का होता है। चुंबकीय तरंग में सबसे कम तरंगदैर्घ्य गामा किरण का होता है। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन पे हम क्या देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य एवं संवेग के बीच संबंध क्या है? = A, B, C या D? ये हो जाएगा बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। एक डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य और संवेग में तरंगदैर्घ्य = h/, तरंग संवेग, इसका संबंध होता है। आइए हम आगे देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन को। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ट्रांसफार्मर का क्रोड बनता है। ट्रांसफार्मर का क्रोड किस चीज़ से बनता है? नरम लोहे से बनता है, कठोर लोहा से बनता है, तांबा से बनता है या जस्ता से बनता है? तो यह नरम लोहा से बनता है। तो हमारा 32 का ये सही हो जाएगा। 33 नंबर हमारा क्या कह रहा है? 33 नंबर हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन विद्युतीय क्षेत्र में त्वरित नहीं होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण या इलेक्ट्रॉन? ये सभी विद्युत क्षेत्र त्वरित होते हैं। इलेक्ट्रॉन है जो त्वरित नहीं होता है। 33 का डी सही आंसर है। आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन को। 34 नंबर क्वेश्चन में क्या है, दो परमाणु की परमाणु संख्या का अनुपात 1:27 है और उनकी नाभिकीय त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा? 1:3 होगा, 1:3 होगा, 1:3 होगा या
1:3 होगा या 1:1 होगा या 1:9 होगा या 1:2/3 होगा। तो यह हमारा ये नंबर सही होगा 1:3। आइए हम अब नीचे 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भू तरंगों के लिए आवृत्ति होनी चाहिए, भू तरंगों के लिए आवृत्ति कितनी होनी चाहिए? 35 नंबर क्वेश्चन है, भू तरंगों के लिए आवृत्ति कितनी? 0 मेगाहर्ट्ज से कम, 1500 किलोहर्ट्ज से कम, 10⁵ मेगाहर्ट्ज से अधिक या 100 मेगाहर्ट्ज से अधिक। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 35 का सी नंबर, 10⁵ मेगाहर्ट्ज से भी अधिक होनी चाहिए। आगे देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन को, क्या कहता है हमारा 36 नंबर क्वेश्चन, ये देखते हैं। एक समान विद्युतीय क्षेत्र, एक समान विद्युतीय क्षेत्र का सिंबल ऐसा होता है, में एक द्विध्रुव को ई की दिशा से थीटा विक्षेपण में किया गया कार्य होता है W = P/1 - cos थीटा या W = P/1 - sin थीटा या W = P/E sec थीटा या W = P/E tan थीटा। तो इसका आंसर हो जाएगा W = P/1 - cos थीटा। 36 का ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 37 नंबर को। 37 नंबर हमारा क्या कह रहा है? 37 नंबर हमारा कहता है कि एन टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होते हैं। मुख्य धारावाहक कौन से होते हैं? एन टाइप में 2 टाइप के होते हैं, पी टाइप होते हैं और एन टाइप होते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है एन टाइप में, एन टाइप में कौन से मुख्य धारावाहक होते हैं? होल होता है, अल्फा कण होता है, इलेक्ट्रॉन होता है या प्रोटॉन होता है? तो एन टाइप में हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। तो हमारा 37 नंबर का सी सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन को। 38 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? निम्नांकित में किसकी वेधन क्षमता सब महत्तम होती है, मतलब सबसे अधिक होती है? एक्स किरणों की, अल्फा किरणों की, कैथोड किरणों की या गामा किरणों की? तो इन चारों में से किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो वेधन क्षमता गामा किरणों की सबसे अधिक होती है। तो 38 नंबर का डी सही आंसर है हमारा। आगे देखते हैं, कोई तत्व है एक्स है का नाभिक पहले अल्फा कण और फिर बीटा कण उत्सर्जित करता है। परिणामिक नाभिक की परमाणु संख्या कितनी होगी? 82 होगी, 83 होगी या फिर 82 होगी? ये कुछ क्वेश्चन में गलत है, या 198 होगी। तो हमारा ये नंबर 82 सही होगा। आगे देखते हैं, पूर्ण तरंगी दृष्टिकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गत आवृत्ति कितनी होगी? पूर्ण तरंगी दृष्टिकरण में, पूर्ण तरंगी दृष्टिकरण में, तो पूर्ण तरंगी दृष्टिकरण में हमारा निर्गत आवृत्ति कितना हो जाएगा? हमारा निर्गत आवृत्ति हो जाएगा, पूर्ण में दुगुना हो जाता है, पूर्ण में क्या होता है हमारा दुगुना हो जाता है, तो यह 100 हर्ट्ज हो जाएगा। आगे देखते हैं 41 और 42 क्वेश्चन को। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और आगे ऐसी वीडियो को पाने के लिए और कमेंट करते रहें। आगे देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन को। 41 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, उस पर ध्यान दे देते हैं। 41 नंबर कह रहा है, किसी परिपथ का प्रतिरोध 12 ओम तथा प्रतिबाधा 15 ओम, तो परिपथ का गुणांक कितना होगा? परिपथ का गुणांक 0.4 होगा या 0.8 होगा या 0.125 होगा या 1.15 होगा। तो 41 का बी
नंबर सही होगा 0.8 होगा। और हम लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर। प्रकाश तरंगों के संचरण में दोलन तल की दिशा तथा ध्रुवन तल की दिशा के बीच का कोण कितना होता है? संचरण में दोलन तल की दिशा और ध्रुवन तल की दिशा के बीच कोण कितना होता है? 0 डिग्री, 90 डिग्री या 45 डिग्री या 80 डिग्री। तो हमारा इसमें दोलन तल और ध्रुवन तल के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। तो हमारा 42 नंबर का भी सही आंसर है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो इस साल एग्जाम देने वाले हैं उनके पास शेयर कर दें।